विद्यार्थियों, मिशन उत्कर्ष पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके अंतर्गत जो वर्तमान समय के जो राजनीतिक मुद्दे हैं और प्रमुख प्रकार की जो हमारे यहाँ पर चर्चा के जो विषय हैं, उनके संबंध में अपन लोग चर्चा करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पर जो चर्चा का बिंदु है वो है भारतीय निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है और ज्ञानेश कुमार हमारे यहाँ पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसके अंतर्गत अपन लोग चर्चा करें कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग सबसे पहले अपन लोग रूपरेखा के अंतर्गत देख देते हैं कि हमारे यहाँ पर इस कक्षा के अंतर्गत अपन लोग किन किन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो इस कक्षा के अंतर्गत अपन लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इसका प्रावधान संविधान में किस प्रकार से किया गया है, इसके द्वारा किन किन के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं और वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय और जो भारत सरकार है उसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में किस प्रकार से मतभेद उत्पन्न हुआ है, किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा इसके संबंध में कानून निर्माण किए गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंतर्गत भारत सरकार के कानून के विरुद्ध किस प्रकार से याचिका दायर की गई है, इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इसको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय इस प्रकार से संविधान में प्रावधान किए गए हैं और संविधान के अंतर्गत किस प्रकार से इन प्रावधानों को लागू करते हुए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं, इन सब बिंदुओं के संबंध में इस कक्षा के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं कि अनुच्छेद 324 से और 329 के अंतर्गत जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत भी जो अनुच्छेद 324 है, जो हमारे यहां पर अनुच्छेद 324 है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ही उल्लेख किया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का संगठन किस प्रकार से किया जाएगा और इसके द्वारा किस प्रकार से चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे या किन किन के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। तो पहला संवैधानिक प्रावधान कौन से भाग में है, भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के मध्य इसका प्रावधान किया गया है। अब बात ये आती है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किस किस के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। तो इसके द्वारा संसद के दोनों सदनों का मतलब लोकसभा प्लस इसके अलावा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा व विधान परिषद विधान परिषद, इन सब के जो चुनाव करवाने के
भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा नहीं, यहाँ पर राज्यसभा आएगा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा व विधान परिषद। और इसके साथ ही लोकसभा व जो विधानसभा के चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, इन सभी चुनावों का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपन लोग चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में एक है कि प्रारंभ में, यानी कि इसका प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भारत का संविधान है वह आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, जबकि पूर्ण रूप से यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसी के अंतर्गत अपन लोग देखते हैं कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया। इसके आगे और चर्चा करें तो जो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इसके जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। तो भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? तो वो हमारे यहां पर हैं सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर इनको नियुक्ति प्रदान की गई। इसके साथ ही देखें तो इनकी जो नियुक्ति की गई थी वो 21 मार्च 1950 और इनका जो कार्यकाल है वह दिसंबर 1958 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। तो ध्यान रखना कि भारत का जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, जिन्होंने कि 1950 से और 1958 तक इस पद पर कार्य किया। और इनके निर्देशन में ही भारत में प्रथम जो हमारे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे वो सुकुमार सेन के नेतृत्व में ही करवाए गए थे, क्योंकि उसमें बात निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इसके बाद मैं और चर्चा करूं तो हमारे यहां पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके संबंध में एक विवाद हो रहा है कि यह एक सदस्यीय है या बहुसदस्यीय है। एक सदस्यीय का अर्थ क्या होता है कि हमारे यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य होता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में होता है। का अर्थ ये होता है कि इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त भी कार्य करते हैं। तो इसके संबंध में 1989 तक जो भारतीय निर्वाचन आयोग था वह एक सदस्यीय था, और 1989 में हमारे यहाँ पर पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया और 1989 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। बहुसदस्यीय का अर्थ मैंने बता दिया कि एक से ज्यादा अगर किसी में सदस्य होंगे तो बहुसदस्य होंगे, लेकिन 1989 के अंतर्गत ही इसको फिर से एक सदस्य हो गया। लेकिन 1993 की मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर 1993 से अब तक भारतीय जो निर्वाचन आयोग है वह बहुसदस्यीय का अर्थ है कि इसमें 1+2 यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कार्य करते हैं।
तो ये आप लोग ध्यान रखना कि 1989 तक एक सदस्यीय था, 1989 में इसे बहुसदस्यीय किया गया, लेकिन बाद में फिर ये एक सदस्यीय हो गया, लेकिन 1993 से लेकर अब तक बहुसदस्यीय के रूप में कार्य कर रहा है। और वर्तमान में स्थिति हमारे यहाँ पर क्या है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। और चर्चा करें भारतीय निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में, तो इनके संबंध में इनकी जो नियुक्ति की जाती है, सबसे पहली बात यह आती है कि जो ये निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनको नियुक्ति प्रदान की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आप सभी को ज्ञात है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका में शामिल हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसके अंतर्गत उसके द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह या किसी अन्य समिति की सलाह पर आधारित कार्य किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो 2023 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत क्या निर्धारित किया गया, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके अंतर्गत 3 सदस्य शामिल होंगे। और 3 सदस्यों में किस किस को शामिल किया जाएगा, एक तो होंगे प्रधानमंत्री, एक होगा विपक्षी दल का नेता, और इसके साथ ही एक इसके अंदर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन तीनों के द्वारा जो कमेटी होगी उसमें बहुमत के आधार पर फैसला दिया जाएगा, 2-1 के आधार पर फैसला दिया जाएगा, 3 सदस्य होंगे। लेकिन इसी फैसले के विरुद्ध 2023 में भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया जाता है और उस कानून के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि जो निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायाधीश, जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में समिति ही काम करेगी। लेकिन इस समिति में 3 सदस्य होंगे और 3 सदस्यों के अंतर्गत कौन कौन होंगे, तो एक तो होगा इसमें प्रधानमंत्री, इसके बाद दूसरा होगा कोई कैबिनेट मंत्री, और तीसरा इसके अंतर्गत होगा विपक्षी दल का नेता, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता। अभी हमारे यहाँ पर हाल ही में जो हमारे यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है ज्ञानेश कुमार जी की, तो ज्ञानेश कुमार जी की जो हमारे यहाँ पर नियुक्ति की गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल थे। दूसरे कैबिनेट मंत्री के रूप में गृह मंत्री जो हमारे यहाँ पर हैं अमित शाह है, उनको शामिल किया गया था। और विपक्षी दल के नेता हमारे यहाँ पर राहुल गांधी जी भी उसमें शामिल हुए थे और 2-1 से फैसला दिया गया और ज्ञानेश कुमार जी को हमारे यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई और उनके द्वारा शपथ भी ग्रहण कर ली गई है। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये हैं। लेकिन इनकी नियुक्ति से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई थी और उस
जो हमारे यहाँ पर 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 मार्च तक अभी उनके पास थोड़ा समय नहीं है, तो 19 मार्च के बाद इसकी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा वो अपन लोग किसी और कक्षा के अंतर्गत उसकी चर्चा करेंगे। तो ये नियुक्ति के संबंध में अपन लोगों ने चर्चा की कि हमारे यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद इनका आता है कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात करें तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक होता है अन्य निर्वाचन आयुक्त। या अन्य को भी आप लोग हटा दें, तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनके कार्यकाल की मैं बात करूं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि व 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, उधर थोड़ा स्क्रीन पर दिखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो इधर देख रहे हैं आप लोग कि हमारे यहाँ पर जो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसके अलावा जो अन्य जो हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका क्या होता है कि 6 वर्ष की अवधि व 62 वर्ष की 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो ये जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है 6 वर्ष और 65 वर्ष, 6 वर्ष और 62 वर्ष, इसका तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम उम्र सीमा की बात करूं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, और यदि निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो 62 वर्ष, लेकिन 6 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल भी उनका नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप लोग ऐसे समझो कि किसी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई उस समय उसकी उम्र 55 वर्ष थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति की गई उसमें उसकी आयु 55 वर्ष थी, तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो उसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। 55 और 6 कितने हो जाएंगे, 55 और 6 होते हैं 61, जबकि वहां पर 65 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति तो की गई और उस समय जो उसकी उम्र है वह 62 वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसका कार्यकाल होगा 62 के बाद 3 वर्ष उसके बाद कार्यकाल रहता है। तो इन दोनों में से जो भी पहले होता है वही उसका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। तो ये संभावना है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमारे यहाँ पर 6 वर्ष और 65 वर्ष और 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। इसके अलावा और बात करें तो हमारे यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन एवं जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका जो पद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनका पद। वेतन की अपन लोग बात करें तो इनका वेतन जो निर्धारित किया गया है, इनका वेतन कितना निर्धारित किया गया है, तो याद रहे कि इनका वेतन है 2,50,000 रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए मासिक। 2.5 लाख रुपए मासिक इनका वेतन होता है, और इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जितना वेतन निर्धारित है उसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद और चर्चा करें तो हमारे यहाँ पर भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त
प्रथम निर्वाचन आयुक्त की तो अपन लोगों ने चर्चा की थी अभी कि जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, तो वो हैं सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर भारत के जो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो कौन हैं, तो वो है हमारे यहाँ पर ज्ञानेश कुमार। वो है ज्ञानेश कुमार। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये हैं 26वें। भारत में अब तक 26वें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके पद पर इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ है, तो 19 फरवरी 2025 को इनके द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। और इससे पहले राजीव कुमार हमारे यहाँ पर कौन थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे थे। और इनका जो कार्यकाल है वह जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और इनके कार्यकाल के दौरान लगभग 22 विधानसभाओं में जो चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लगभग इनके द्वारा लगभग बड़ी बड़ी जो विधानसभा है वहां पर इनके द्वारा चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनका वेतन के निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान समय में कौन से नंबर के हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके साथ ही दो बहुसदस्य है, तो एक तो हमारे यहाँ पर विवेक जोशी और दूसरे हमारे यहाँ पर सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह ये क्या है, दोनों निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन आयुक्त, तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर दो निर्वाचन आयुक्त हैं, विवेक जोशी और इसके साथ ही जो है सुखबीर सिंह हमारे यहाँ पर जो दो निर्वाचन आयुक्त है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है हमारे यहाँ पर ज्ञानेश कुमार। इसके साथ ही और चर्चा करें कि भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनके अंतर्गत सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे लंबा कार्यकाल, और एक है सबसे छोटा कार्यकाल। क्योंकि दो ही प्रकार के प्रश्न अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सबसे लंबा किसका है और सबसे छोटा किसका है। तो सबसे लंबा तो है हमारे यहाँ पर के सुंदरम, और इनका जो कार्यकाल है 8 वर्ष 9 माह और 10 दिन। याद करने का सीधा सबसे आसान तरीका है 8, 9 और 10। वर्ष कितने हैं 8, माह कितने हैं 9 और दिन कितने हैं हमारे यहाँ पर। इसके साथ ही सबसे छोटा यदि कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल की बात करूं मैं, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, तो रमा देवी। रमा देवी, और इनका कार्यकाल मात्र और मात्र 15 दिन का है। और इसके साथ ही एक और आप लोग ध्यान रखिए इसमें कि रमा देवी एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त रही हैं।
तो एकमात्र हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य करने वाली महिला हैं, तो वो कौन है, और इनका जो कार्यकाल है वो मात्र 15 दिन इनका कार्यकाल रहा है, जबकि सबसे लंबा कार्यकाल है के सुंदरम। इन्होंने 8 वर्ष 9 माह 10 दिन तक निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा कार्य क्या क्या संपन्न किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य, कि जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे यहाँ पर इसके द्वारा किस किस के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, दिखाई नहीं देगा आपको, विधान परिषद, एवं राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। यह हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रथम जो महत्वपूर्ण कार्य करवाया जाता है कि वह है कि जो निर्वाचन आयोग है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कार्य उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी निर्वाचन क्षेत्रों का जो हमारे यहाँ पर निर्धारित किया जाता है वह किसके द्वारा, उसका जो सीमांकन किया जाता है वह किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, तो वह हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अलावा मतदाता सूचियों का निर्माण, इसके साथ ही उसे अपडेट करना, अपडेट करने का मतलब क्या है कि यदि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई तो उसका मतदाता सूची से नाम हटाना, या किसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो उसको मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ना। यहाँ पर आप लोगों की सबके लिए जानकारी की बात है कि हमारे यहाँ पर 1 नवंबर वो डेट है, किसी भी वर्ष की 1 नवंबर की डेट को यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो रहा है तो उस व्यक्ति को मतदाता सूची में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। कि किसी की उम्र 1 नवंबर को 18 वर्ष कंप्लीट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। तो 18 वर्ष कंप्लीट होने की डेट अगर आप लोगों से कोई पूछे तो 1 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा और कार्यों की चर्चा करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, यानी जो हमारे यहाँ पर प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसके साथ ही जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य
स्तरीय दल। दल तीन प्रकार के होते हैं और एक होते हैं हमारे यहाँ पर पंजीकृत दल। तो पंजीकृत करने का कार्य भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कौन सा राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है, इनकी जो मान्यता प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो क्या इससे आप लोगों ने इसी चैनल पर इससे पहले एक वीडियो डाली गई थी जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि कौन कौन से जो हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और उनके लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो आप उस वीडियो को देखें, उसमें विस्तार से बताया गया है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए कौन कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है। और इसके कार्यों की चर्चा करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किया जाता है। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित करना, यानी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या होगा, तो यह जो निर्धारित किया जाता है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। इसके अलावा चुनाव की प्रमुख तिथियां निर्धारित करना, यह है कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव आयोग है इसके द्वारा चुनाव, जैसे लोकसभा के चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव है, विधानसभाओं के चुनाव है, इनके जो चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं इन मुख्य तिथियां, यानी किस तारीख से किस तारीख तक आप लोग जो चुनाव संपन्न होंगे, आचार संहिता कब से कब तक लागू होगी, मतगणना कब होगी, तो ये जो सब दिनांक हैं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना, ये भी निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता को तैयार करना और उसे लागू करना, यह भी हमारे यहाँ पर इनके द्वारा ही संपन्न किया जाता है। वीडियो के प्रारंभ में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक बिंदु पर और चर्चा करेंगे और वो हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय के रूप में कैसे कार्य करता है, यानी यह स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। तो इसके संबंध में संविधान में क्या उल्लेख किए गए हैं कि यह स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसके अंतर्गत पहला यह है कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। इसका तात्पर्य है कि जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 324 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया जाएगा। और इसके संबंध में और क्या है कि जैसा मैंने मतलब आप लोगों को बताया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है कि इनकी जो नियुक्ति है की जाएगी तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति संपन्न की जाएगी। और अपन लोग इसकी चर्चा करें तो क्या है कि हमारे यहां पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है एवं जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनको पद से आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या है इसके अंतर्गत कि जो इसको स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वह अन्य निर्वाचन आयुक्तों जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। यानी जैसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनको जो सुविधाएं प्राप्त होगी, उनको जो वेतन प्रदान किया जाएगा, वो सब इनके अनुसार ही क्या होगा, यानी इनको उस स्तर का क्या किया गया है, दर्जा प्रदान। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनको जो वेतन प्रदान किया जाता है, वेतन प्रदान किया जाता है, वह भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से इनको वेतन प्रदान किया जाता है। और इसके साथ ही जो मैंने पहले भी बात की कि इनके कार्यकाल के दौरान सेवा शर्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो मुख्य निर्वाचन एवं जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये इनके कार्यकाल के दौरान इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन वो सकारात्मक हो, वेतन बढ़ाया जा सकता है, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अन्य प्रकार की चीजें इसमें क्या नहीं होंगी, परिवर्तित नहीं होंगी। नेक्स्ट अपन लोग और चर्चा करें कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा समय समय पर अपने आप को अपडेट भी किया गया है। तो इसके द्वारा किस प्रकार से अपने आप को अपडेट किया गया है, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि इसके द्वारा, जैसे कि प्रारंभ में हमारे यहाँ पर भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव संपन्न करवाए गए 1952 में, बैलेट पेपर से हमारे यहाँ पर हुआ करते थे। उसमें बैलेट पेपर होते थे और उनको पेटियों में बंद किया जाता था। जो भी जिसको वोट देता था वो उसके आगे चुनाव चिन्ह के आगे निशान लगा करके पेटियों में बंद करके फिर बाद में इनको मतगणना की जाती थी। धीरे धीरे इन सब चीजों में बदलाव आया और वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। तो इसके संबंध में मैं चर्चा करूं तो हमारे यहाँ पर जो ईवीएम है, ईवीएम जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन,
तो इसके संबंध में आजकल तो हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई बदनाम होती है तो या तो मुन्नी बदनाम हुई थी या हमारे यहाँ पर ईवीएम मशीन ही बदनाम होती है। तो इसके संबंध में चर्चा करें तो सबसे पहले मई 1982 में, सबसे पहले मई 1900 केरल, हमारे यहाँ पर केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र है कोई, वहां पर पारूर विधानसभा क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथों पर इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले जो इसके संबंध में एक्सपेरिमेंट किया गया था वो कब किया गया था, तो मई 1982 के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसका जो व्यापक स्तर पर जो हमारे यहाँ पर प्रयोग किया गया वो था नवंबर 1988 में। नवंबर 1988 में मध्य प्रदेश, एमपी व राजस्थान के 5-5 दिल्ली की 6 विधानसभा, 6 विधानसभाओं में इसका प्रयोग किया गया और यह चेक किया गया कि हमारे यहाँ पर ईवीएम मशीन ठीक प्रकार से कार्य कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर सबसे पहले केरल में किया गया, फिर एमपी, राजस्थान और दिल्ली में। अगर आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सभी विधानसभाओं के चुनाव ईवीएम मशीन से करवाए गए, तो वो है गोवा। गोवा प्रथम राज्य जिसने विधानसभा चुनाव ईवीएम से करवाए। तो यह है गोवा, यह है जिसके द्वारा सबसे पहले इस प्रकार के चुनाव संपन्न करवाए गए। नेक्स्ट देखें तो हमारे यहां पर 2004 में पहली बार जो आम चुनाव हमारे यहां पर संपन्न करवाए गए, आम चुनाव संपन्न करवाए गए ईवीएम मशीन के माध्यम से। और इसके साथ ही 2009 से सभी लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। अब वर्तमान समय में तो देश के सभी, चाहे हमारे यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो चाहे तो हमारे यहाँ पर सभी चुनाव ईवीएम मशीन के माध्यम से ही करवाए जाते हैं। एक और चीज है जो अभी हमारे यहाँ पर ईवीएम मशीन में ऐड की गई है और वो है वीवीपीएटी। वीवीपीएटी इसका मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट रोल। यह वीवीपीएट जो हमारे यहां पर लागू की गई है, इसका पूरा नाम है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके अंतर्गत अपन लोग देखें तो ध्यान रखना ट्रेल है, ट्रेल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे आप लोग कई बार ईवीएम मशीन पर आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम मशीन में आप किसी को भी वोट डालो तो एक पार्टी विशेष के पास वोट चले जाते हैं, तो इसीलिए यह लागू किया गया है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके अंतर्गत जैसे ही आप ईवीएम मशीन में प्रेस करते हैं तो आपके नीचे एक मशीन लगी होती है और उस मशीन में दिखता है कि आपने किसको वोट दिया है और जिसको आपने वोट दिया है वो उसमें है भी या नहीं। तो इसमें आप लोगों को उसका जो
नाम आता है एक तो जिसको आप लोगों ने वोट दिया है उसका नाम और इसके साथ ही उसका चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। जो जिसको भी आपने वोट प्रदान किया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। ये हमारे यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। और ये जो सबसे पहले कब लागू किया गया, तो सबसे पहले इसको लागू किया गया था 2013 में नागालैंड में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। वीवीपीएटी को, वीवीपीएटी जो हमारे यहाँ पर होती है, इसको 2013 में नागालैंड की जो विधानसभा में चुनाव संपन्न करवाए गए वहीं से इसको प्रारंभ किया गया। और वर्तमान समय में तो हाल ही में जो हमारे यहाँ पर राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए, लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, इससे पहले और राज्यों में भी जो हमारे यहाँ पर जैसे दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। और वहां पर जो रेखा गुप्ता जी हैं तो वो वहां की चौथी जो महिला मुख्यमंत्री बनी है। जैसे कि पहले वहां पर सुषमा स्वराज थी, फिर शीला दीक्षित रही, फिर उसके बाद आसित जो हमारे यहाँ पर आतिशी मार्लेना बनी और वर्तमान समय में रेखा गुप्ता वहां पर महिला सीएम है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे कि आज तक पूरे भारत में हमारे यहाँ पर कब कब और किन महिलाओं को नियुक्तियां प्रदान की गई है। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी है कि हमारे यहाँ पर भारत में अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो इस बताएं इस वीडियो के नीचे, जिससे कि हमारे यहाँ पर आप लोगों के विज्ञान में वृद्धि हो सके। और इस क्लास के अंतर्गत अपन लोगों ने जो चर्चा की है उसका अपन लोग एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। तो यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो हमारे यहाँ पर उल्लेख किया गया है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 324 के संबंध में महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा किस किस के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, इनके संबंध में अपन लोगों ने चर्चा कर ली। भारत में जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को किया गया। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, जिन्होंने 1950 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया। 1989 तक यह एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य कर रहा था। 1989 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, फिर एक सदस्यीय हो गया, लेकिन 1993 से अब तक बहुसदस्यीय है। और वर्तमान समय में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 निर्वाचन आयुक्त कार्य कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसमें सीजीआई को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन 2023 में भारत सरकार ने कानून बनाए, उस सीजीआई को इसकी नियुक्ति से बाहर कर दिया है। और इसके संबंध में अभी जो नेक्स्ट फैसला आएगा तो वो हमारे यहाँ पर आएगा 19 मार्च 2025 को, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। तब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा करेंगे इसके संबंध में भी कि क्या फैसला आता है। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की अवधि जो भी पहले होगी। अन्य निर्वाचन आयुक्तों का होता है कि 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होगी तभी तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये चर्चा की कि इनका वेतन कितना होता है, तो 2.5 लाख रुपए मासिक इनको वेतन प्रदान किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो 2 नए निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनमें शक्तियों के आधार पर कोई बदलाव नहीं है, सभी की शक्तियां समान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त समकक्षों में प्रथम के समान है, कि समकक्ष तो है लेकिन उनमें प्रथम है, जो भी फैसले लिए जाते हैं बहुमत से लिए जाते हैं। भारत सुकुमार सेन वर्तमान समय में ज्ञानेश कुमार जी है, 26वें नंबर के हैं और 19 फरवरी 2025 से और जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, विवेक जोशी जी और सुखबीर सिंह जी हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल है केवी के सुंदरम का, 8 वर्ष 9 माह है और 10 दिन तक इन्होंने निर्वाचन आयोग में अपनी सेवाएं प्रदान की है। सबसे छोटा कार्यकाल है वो रमा देवी का है, जिन्होंने 15 दिन और ये एकमात्र हमारे यहाँ पर महिला रही है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के कार्य हमारे यहाँ पर चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, सीमाओं का परिसीमन किया जाता है, मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं, उनको अपडेट किया जाता है और विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, राज्य राजनीतिक दल कौन सा है, पंजीकृत दल कौन से हमारे यहाँ पर। राजनीतिक दलों के लिए जो चुनाव चिन्ह आरक्षित किए जाते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। प्रमुख, इसके बाद प्रमुख डेट निर्धारित की जाती है कि कब से कब तक नामांकन होगा, कब चुनाव होंगे, कितने चरणों में होंगे, मतगणना कब होगी, वो सब तिथियां यही निर्धारित करता है। के लिए आचार संहिता लागू करने का कार्य भी इसके द्वारा ही संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कैसे काम कर सकता है, संवैधानिक निकाय संविधान में उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष इनको दर्जा प्रदान किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। इनकी सेवा शर्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वेतन है वो संचित निधि से ही इनको प्रदान किया जाता है। और
लास्ट में अपन लोगों ने चर्चा की ईवीएम मशीन की। तो ईवीएम मशीन हमारे यहाँ पर कब कब और कैसे हुई। गोवा पहला राज्य है जिसके अंतर्गत की पूर्ण रूप से ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव संपन्न करवाए गए। और 2013 से नागालैंड से प्रारंभ किया। वीवीपीएटी हमारे यहाँ पर लागू कर दिया गया है, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जिसको वोट दिया है उसके पास वोट गया है या नहीं गया है। तो ये अपन लोगों ने इसके संबंध में चर्चा की। नेक्स्ट कक्षा में अपन लोग चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ पर देश के अंतर्गत उनके द्वारा किस प्रकार से मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई गई है। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जिनके द्वारा भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आए उसकी सूचना आप सब तक पहुंच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।